हेलो, चलिए। आवाज है क्लियर? राज्य मुख्य परीक्षा मतलब कि सीधा सीधा बेटा यहाँ पर बात होगी सीजीपीएससी की, है ना। अब सीजीपीएससी की क्योंकि ये मेंस की क्लासेस है, इस वजह से यहाँ पर जो आपको अध्ययन कराया जाएगा, मतलब कि मैं जिन सब्जेक्ट का आपको अध्ययन कराऊंगा उसमें टॉपिक वाइज ही चलेगा। वो सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हम जो स्टार्ट करेंगे वो है बायोलॉजी से स्टार्ट होगा, अर्थात आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और सामान्य विज्ञान 3 भागों में विभाजित होता है, ये आपको पता ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। अब ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिवाइडेड है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 75 अंक का आएगा। किस प्रकार से मार्क्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। सीधा सीधा इन ब्रीफ यह कहना चाहता हूं कि जब हम मुख्य परीक्षा की क्लासेस में बैठते हैं तो हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है आयोग के द्वारा, उस सिलेबस को ध्यान में रख करके हम पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पर ही आधारित आपके सीधे प्रश्न पूछते हैं। हाँ, उस पॉइंट को हम इतना एलोबोरेट कर लेंगे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारा डायमेंशंस इतना अधिक होगा उसे पढ़ने का कि छोटी सी छोटी बातें जब पूछी जाएगी, क्योंकि 2 नंबर में भी कई प्रश्न आएंगे आपके पास, है ना। खंड 1 करके दिया रहता है सिलेबस में, जहां पर 2 नंबर के प्रश्न होंगे, 30 शब्दों में उसे पूरा करना होगा। तब आपको छोटी छोटी चीजों को वो डिफाइन करवा देता है, तो उस वक्त आपको डिटेल में भी पढ़ना है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेटा आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि आप सिलेबस को कंठस्थ कर लो। क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता है तो आपको यह पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो एक एक चीज मैं यहाँ पर डील करता हूँ, और बहुत से विद्यार्थी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप सभी विद्यार्थी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करके हम आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यह जानना है कि बायोलॉजी या फिर साइंस की अगर बात चल रही है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत इस्तेमाल होगा। अब ये नहीं है कि जैसे सपोज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कह दिया, मतलब कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा दैट राइट नाउ वी आर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन, देन व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ इट। इस तरीके की बात नहीं करूंगा मैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसकी टर्मिनोलॉजी जो है, टेक्निकल वर्ड जो है, वो अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा पढ़ाया जाता है, इजीली याद होता है। जैसे कि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन बताया तो सिर्फ शब्दावली ट्रांसपोर्टेशन बोलूंगा, और उसके पश्चात आपको जो उसकी परिभाषा रहेगी वो हिंदी में ही बताई जाएगी, ताकि आप आसानी से उसे लिख सको और अंक अर्जित कर सको, है ना। ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं बोलूंगा तो साथ ही साथ आपको परिवहन भी बताया जाएगा। अगर आपको मैं हृदय कहूंगा तो साथ में हार्ट भी बोला जाएगा। अगर आपको किडनी बोला गया, लीवर बोला गया, तो उनके हिंदी शब्दावली भी बताए जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी शब्दावली इसलिए बताया जाएगा क्योंकि एक कॉमन समय का आप लोगों से एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं या बता रहा हूं, ये मानकर चलिए जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हो तो आप दवाइयों के नाम अंग्रेजी में ही बोलते हो, कभी हिंदी में बोल करके देखिएगा वो नहीं देगा, है ना, आप ही नहीं बोल पाओगे। यहाँ तक कि वो अंग्रेजी शब्दावली के हिंदी में भी देखोगे तो देवनागरी लिपि में वही अंग्रेजी शब्दावली लिखी रहती है ना। अगर थायराइड है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, थायराइड से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा एक दवाई, उस दवाई में थायराइड से संबंधित अगर कुछ चीज है तो जो दवाई है उसमें थायराइड अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा। इसलिए आपको साइंस अंग्रेजी टेक्निकल वर्ड्स में बताया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी मस्तिष्क में स्पेशली यह बात नहीं रखेगा कि सर हम हिंदी माध्यम के हम इसे कैसे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज आज जो हम यहाँ अध्ययन करेंगे वो ये है कि ओवरऑल सिलेबस की तैयारी कैसे करें, ओवरऑल सिलेबस में हमारे कौन कौन से पॉइंट है और हमें क्या कुछ उसमें पढ़ना है, यह भी हमें जानना है। जब तक आप यही नहीं जानोगे ना तो आपको यही नहीं पता होगा कि अगला स्टेप क्या होगा पढ़ने का। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने आपको पादप पढ़ा दिया, जिसे हम इंग्लिश में प्लांट कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद हम एनिमल पढ़ेंगे।
जब तक आपको यही नहीं मालूम होगा कि आपका आगे का और कितने स्टेप बचे हुए, हाउ विल यू बिकम टू नो कि आपका कितना सिलेबस हो गया है ना। तो ये भी तो आपको जानना जरूरी है। इसलिए हर एक बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। चाहो तो आप उसे कुछ बिंदुओं को लिख सकते हो, दैट विल बी क्वाइट गुड बेनिफिशियल फॉर यू, काफी फायदेमंद होगा आपके लिए, है ना। एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। मुख्य परीक्षा कहने का मतलब यह है कि हम यह मान के चलेंगे कि आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहले ही कर रखी है। अब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रखे हैं, आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में आपको पता ही होगा कि आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें आपको सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य अध्ययन जिसे आप इंग्लिश में जनरल स्टडीज कहते हो। और उस जनरल स्टडीज में अगर आप जाते हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, है ना, साइंस जो हम अध्ययन करेंगे। फिर उसी के साथ एक शब्दावली आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप पढ़ते हो, है ना, तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी, करंट अफेयर्स। फिर आप पेपर 2 देते हो। पेपर 2 को जनरली सामान्य तौर पर विद्यार्थी सी सेट कह देते हैं, है ना। सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पर जो काफी फेमस है हमारे यहाँ, उसे सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बाद पेपर 2 जो होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या दिया गया। तो हमारे यहाँ मैथ्स भी दिया गया है, हमारे यहाँ रीजनिंग भी दिया गया है, हिंदी भी भाषा रहती है, उसमें प्रश्न रहते हैं, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ी भाषा से भी संबंधित प्रश्न होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल से भी संबंधित प्रश्न होते हैं। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते इंटरपर्सनल स्किल क्या है। इंटरपर्सनल स्किल जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें जो प्रश्न होता है वो आपकी बौद्धिक क्षमता का चेकआउट किया जाता है, हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर टू टेक द डिसीजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आप किसी मान लीजिए क्षेत्र में एक अधिकारी के तौर पर पदस्थ है और आपको पता चलता है कि आपका जो सब ऑर्डिनेट है, आपके नीचे वर्क करने वाला, उसने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार कर दिया, लेकिन उसके पास अनुभव बहुत है। फिर 4 विकल्प दे देता है, बताइए आप क्या करोगे, भगा दोगे या उसे समझाओगे या मीटिंग बैठाओगे, इत्यादि इत्यादि। और आपको उनमें से कोई एक उत्तर ज्ञात करना होता है, बताना होता है। तो वो आपकी बौद्धिक क्षमता को चेक करता है। इस हिसाब से आपने पेपर 1 भी दे दिया, आपने पेपर 2 भी दे दिया। पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स अर्जित करने, मैं फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कैटेगरी वाइज जो है डिविजन्स अलग अलग होते हैं, वो मेरे चर्चा का भी फिलहाल विषय नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जब आप पेपर 1 दे देते हो, आपने पेपर 1 दिया, आपने फिर उसके बाद 2 घंटे का आपका ब्रेक हो जाता है, फिर पेपर 2 दिया, आप क्लियर कर गए एग्जाम, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद फिर आप इस चरण में आते हैं जिसे कहते हैं राज्य मुख्य परीक्षा। मतलब आपको पहले 2 पेपर क्लियर करने हैं। और जब आपने 2 पेपर क्लियर किया, मतलब आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, और मैं स्पेशली अगर बात करूं तो आपने जनरल साइंस पढ़ करके आया ना आपने जनरल साइंस पढ़ करके। अब आप मुझे बताओ, जब आप जनरल साइंस प्रीलिम्स में पढ़ रखा है, प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ रखा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है। यही कारण है कि जब इस मुख्य परीक्षा की कक्षाओं में आप बैठे हो तो मैं यह मान करके चलूंगा कि आपको चुनिंदा कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको पता है, चुनिंदा ही मैं बोल रहा हूं, बहुत कुछ नहीं, मगर एटलीस्ट कुछ तो जानकारी है। इसलिए यहाँ पर आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। जबकि वही चीज हम बात करें अगर प्रारंभिक परीक्षा की, तो देखिए वहां पर सिर्फ क्या क्या देता है, सामान्य विज्ञान। और उस सामान्य विज्ञान में फिर हम जितना अधिक से अधिक हो सके हम उतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हर शिक्षक उसे पढ़ाता भी है। लेकिन जब मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो चीजें बटी हुई है, पॉइंट वाइज आपके पास सिलेबस डिवीजन है। तो जो सिलेबस डिवीजन है हम उस चीज को ध्यान में रख करके ही आपका अध्ययन करवाएंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते बेटा, एक एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट यहां क्लियर करूंगा। नो नीड टू वरी अबाउट इन एनी टाइप ऑफ पॉइंट, किसी भी बिंदु में आपको कोई शंका नहीं रखनी है। मैं हर एक बिंदुओं को यहां पर क्लियर करूंगा कि आप पढ़ कैसे रहे हो, या फिर आपको पढ़ना कैसे है, आपको करना क्या है। जब आप ये जान जाओगे तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। देखिए टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, राज्य मुख्य परीक्षा, परीक्षा योजना और अंक वितरण। परीक्षा योजना और अंक वितरण मींस वी हैव टू जस्ट डू द प्लान दैट हाउ विल आई राइट माय आंसर, कि मैं मुख्य परीक्षा में अपने आंसर कैसे लिखूंगा। अब आंसर लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ये मुझे बताइए विद्यार्थी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठे हुए हैं, कि यदि मैं आपको 2 अंक का प्रश्न दूं और एक तरफ मैं 8 अंक का प्रश्न दूं, तो शब्दावली में फर्क आएगा उसकी सीमा में। 2 अंकों में आप सीमित शब्दावली का इस्तेमाल करोगे, 8 अंकों में उससे अधिक करोगे।
बस यही मैं बताना चाहता हूं कि हर एक पॉइंट को आपको क्यों समझना है, क्योंकि आप अंक आधारित उत्तर लेखन करोगे। 2 अंक का है, 4 अंक का है, 8 अंक का है, 10 अंक का है, 15 अंक का है। अर्थात अब आपको यहाँ पर उस शब्द सीमा को भी जानना होगा कि अगर यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसकी शब्द सीमा क्या है, वो निर्धारित होगी उसके दिए गए अंकों पर, और एकदम सटीक आंसर लिखना है। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं पुनः, देखिए उदाहरण बहुत कहना पड़ता है मुझे क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। यदि मैं आपको कहूं कि आप अपने आप को डिफाइन करिए और मैं आपको उसका 2 अंक दूंगा, तो आप ही मुझे बताइए आप क्या कुछ लिखोगे। क्या आप ये बताओगे कि मैं फलानी जगह रहता हूँ, एड्रेस मेरा ये है, मैं यहाँ से स्कूल पास आउट हुआ, है ना? नहीं, आप ये सोचोगे कि मैं उस पॉइंट को उठाऊं जो एग्जैक्ट मुझे 30 शब्दों में परिभाषित कर दे कि मैं कौन हूं। तब सोचिए, जब 30 शब्दों में स्वयं को परिभाषित करना होगा तो हाउ मच यू हैव टू बी प्रिसाइज फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि कितना कुछ आपको अपने बारे में एकदम सटीक बातों को लिखना होगा। आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते। अगर मैं बोलता कि 150 शब्दों में आप अपने आप को बताइए, तो सोचिए आप कितना कुछ लिख देते कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी माताजी का नाम यह है, मैं इस स्थान पर रहती हूँ, मैंने यहाँ से स्कूलिंग की, मैंने ये कॉलेज किया। वो बहुत बड़ा एक शब्द सीमा हो जाता है। लेकिन जब मैंने आपको 2 अंकों में बात किया तो आपको सटीक आंसर लिखना है। ये मैं क्यों इस पॉइंट को लिया, इसका कारण यह है कि अगर आपके पास पूछ दिया जाए कि हृदय को परिभाषित करिए, तब आप सोचिए 2 अंक में आपको क्या कुछ लिखना होगा, कितना प्रिसाइज होकर के बिंदुओं को लिखना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि सर लिखा तो मैं भी हूं, लेकिन मेरे अंक उस स्टूडेंट से कम है जिसका सिलेक्शन हुआ है। 2 अंक का तो लिखा वो भी है, लेकिन उसने पॉइंट पर ध्यान दिया कि उस 2 अंक में मुझे क्या जरूरी बातों को बतानी है। हृदय है तो हृदय के कार्य की जगह मैं हृदय के अगर संरचना को बता दूं तो वो संरचना ही उसके कार्यों को पूरा बता देता है। भाई हृदय में 2 अंकों में अगर आप लिखने लग गए कि हृदय जो है हृदय जो है पंप करता है ब्लड को, जो कि एक ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड, और ऐसे लिखते फिर खत्म हो गया, है ना? लेकिन इसी के स्थान पे आपने संरचना बता दिया कि हृदय जो है 4 भागों में विभाजित है, और आपने चारों भागों के नाम बता दिया और कौन किससे कनेक्टेड है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि आपका हृदय क्या कार्य कर रहा है, तो ज्यादा अंक अर्जित होगा। बस इसी बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है और इतना ही सटीक होना है। क्लियर हुआ? इतना कुछ, इसलिए मुख्य परीक्षा में आपकी मेंटेलिटी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? एकदम मेंटेलिटी को एकदम बेस्ट करके रखिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट हो क्या रहा है। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना में अंक वितरण, हम दोनों ही चीजों को समझेंगे साथ ही साथ पैरेलली। पहला अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि आपका लिखित परीक्षा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया रिटन एग्जामिनेशन। अब जब रिटन एग्जामिनेशन है तो आपको पता होगा कि आपके पेपर कितने होते हैं, प्रश्न पत्र जो होते हैं। आप जानते हो कि आपके पास 7 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। कितना होगा? 7 अनिवार्य प्रश्न पत्र। अब जब आपके पास 7 अनिवार्य प्रश्न पत्र हो रहे हैं तो देखिए आपके पास हर एक प्रश्न पत्र के बीच में जो गैप बहुत कम होता है। एक दिन में तो 2-2 प्रश्न पत्र को हल करना होता है, 3-3 घंटे, मतलब 6 घंटे आपको प्रतिदिन लिखना है, और उसके बीच का गैप भी बहुत कम होता है। तो आपको कितना कुछ अध्ययन करना है ताकि आप 7 परीक्षाएं निकाल सको, है ना? यहाँ देखिए 7 अनिवार्य प्रश्न पत्र, परीक्षा मतलब मैं प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं, तो 7 होंगे। और प्रत्येक प्रश्न की अवधि कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की होगी। और जब यहाँ पे 3 घंटे की बात की गई है तो स्टूडेंट्स मैं पुनः आपको कहूंगा कि आप सबसे बेस्ट अपना बनाइए वो है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन यू आर इन नीड टू राइट द स्पेसिफिक आंसर। आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाती है कि आप उन्हीं बिंदुओं को लिखो जिसकी वहां पर सबसे ज्यादा अहमियत है। समझ में आ रहा है? और उसका भी जो समय सीमा है वह कैसा हो? निर्धारित हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को देखे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट क्योंकि गड़बड़ा जाता है तो वो लिख नहीं पाते, और इस बात से फिर थोड़े से वो घबरा जाते हैं कि सर मैं आंसर सब जानता था, समय मेरे पास नहीं रहा। इसका मतलब यदि वो विद्यार्थी लिखित तैयारी करता तो आपकी बेहतर सिलेक्शन होने की क्राइटेरिया जो थी वो बढ़ जाती। इसलिए ये विशेष तौर पर ध्यान दोगे कि आपके प्रश्न पत्र कितने हैं? 7। लिखना कितना घंटा है? 3 घंटे। उस 3 घंटे में जो लिखने की जो शैली है वो आपको बेहतर रखनी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये सारी चीजें?
देखो, जब तक आप ना गहराइयों में नहीं उतरोगे तो आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं ना, तो हम पहले गहराइयों में उतर के उनके विचारों को समझते हैं, तब हम जानते हैं कि हाउ लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप विल रन, कितनी लंबी हमारी दोस्ती चलेगी। सही बात है, क्योंकि गहराइयों में आपने कभी मिला नहीं, मिलने के बाद पता चलता है यार दैट फ्रेंड इज नॉट फॉर मी, वो मेरे लायक तो है नहीं, मुझे मेरे करियर की ओर आगे बढ़ना है या मुझे और आगे कुछ करना है, उसका लाइन अलग मेरा लाइन अलग। जब आपने गहराइयों तक जाना, द सेम थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर, कि आपको कितनी गहराइयों में जानना है और कितना पॉइंट लिखना है। मैं हर एक चीज की चर्चा करूंगा, अभी बिल्कुल अपने माइंड को स्टेबल रखिए, क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं समझाई जाएगी। हो सकता है बहुत से विद्यार्थी होंगे कि सर ये सारी चीजें मैं ऑडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी समझ लूंगा, सर मैं अभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो मैं उन विद्यार्थियों को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि फास्ट फॉरवर्ड करके भी चीजों को आप सुन लोगे, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है, जो आपका मस्तिष्क बिल्कुल केंद्रित है कि क्रांति सर क्या कह रहे हैं, वो माहौल आप अपने घर पर रिकॉर्डेड वीडियो को सुन करके नहीं ला पाओगे। और अंदर जो बोलती ना कि आज तो मैं कुछ कर जाऊंगी क्योंकि मेरे सर ने ना मुझे कुछ बता रखा है, वो चीजें नहीं आती, वो चिंगारी होती है ना, चिंगारी नहीं आती। एंड यू कांट इमेजिन कि वो जो चिंगारी है ना, वही चिंगारी शोला बनती है और तब जाकर आपका जो करियर है वो प्रकाशमय हो जाता है। उस चिंगारी को यहां से ले जाओ। तो इतना क्लियर हुआ, आपके पास प्रश्न पत्र कितने हैं? 7 है। अवधि कितनी है आपकी? 3 घंटे की अवधि है 3 घंटे की अवधि। अब बात उठती है कि सर यदि 7 प्रश्न पत्र है तो हमारा अंक कितना होगा? पता होगा अंक कितना होगा हमारे पास? 1400। अब आपको यकीन नहीं होगा कि 1400 कुल अंक दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अधिकतम 2 अंक होंगे, 200 अंक होंगे। भाई 7 पेपर है, 200 अंकों का अगर आपके पास एक प्रश्न पत्र है तो 7 दूनी 1400 अंक। मगर आपको यह कल्पना नहीं कर पाओगे, यू कांट इमेजिन कि 50% ला करके आप टॉप लिस्ट में आ जाते हो, जबकि 50% लाने पर ना तो आपने कॉलेज में खुद को सेटिस्फाई कर पाए, ना ही आपने स्कूल में कर पाए सेटिस्फाई। सही बात है, आपको 80% 90% चाहिए था। लेकिन यदि यहां पर आप 1400 में केवल 50%, 700 प्लस अगर अंक ला लेते हो तो आप टॉप लिस्ट की कैटेगरी में आते हो। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है। तो यहां से अब आपको यह समझना होगा कि वो सभी विद्यार्थी जो केवल 50% ला रहे हैं, इसका मतलब कितना कुछ उन्होंने अध्ययन किया होगा, कितना कुछ उन्होंने लिखा होगा और कितना कुछ उनके मार्क्स जो है कट हुए होंगे, तब जाकर के 700 में पहुंचे। तो आपको भी वैसी ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतना आसान नहीं कि आप यहाँ पे 90% क्लियर कर पाओ। 50% भी क्लियर कर लिए, यू विल बी इन अ टॉप लिस्ट। अब उसे नेगेटिव वे में ना सोचना, अरे यार सिर्फ 50% लाऊंगा तो मैं टॉप लिस्ट में आ जाऊंगा। बेटा यहाँ का 50% और आपके स्कूल कॉलेज का 80 से 85% दोनों लगभग बराबर होंगे। क्लियर हुआ? तो केवल हमें 700 अंकों तक सोचना है, लेकिन उस 700 अंकों में हमें अध्ययन जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में करनी है। अब बात उठती है कि सर आपने हमें यह बता दिया कि लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, 7 प्रश्न पत्र हमारे पास आएंगे, हर एक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि में होगा। प्रत्येक दिन हम 2 पेपर भी दे देते हैं, ये आपको पता ही है। और हमने ये भी देखा सर कि 1400 कुल अंकों का होगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा वो यहाँ पर 200 अंक दिया गया है। अब सर ये जो प्रश्न पत्र का डिवीजन कैसे है, क्योंकि हमारे पास तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, प्रीलिम्स में पढ़ रखा है आपने। तो यहां पर आवश्यकता है कि जब आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करो तो इतनी बेस्ट करिए कि जब आप मुख्य परीक्षा में जाओ तो उसके बारे में लिख सको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप भी बताइए कि हाउ विल यू डिफाइन योरसेल्फ, आप अपने आप को किस प्रकार से परिभाषित करोगे? तो आप जरा सोचिए, अनटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, जब तक कि आप अपने बारे में स्वयं नहीं जानोगे, हाउ विल यू राइट इट डाउन, आप कैसे लिखोगे? चलो आप अपने बारे में फिर भी लिख लोगे, क्योंकि आप तो अपने बारे में जान रहे हो। अगर मैं कहूं राइट अबाउट मी, तो आपको तो मेरे बारे में बिंदुओं को जानना होगा। तो जब आप मेरे बारे में बिंदुओं को जान रहे हो, मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट अबाउट क्रांति सर, और वो फैक्ट आपको प्रीलिम्स निकालने में मदद करेगा। और जब प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा तो वही फैक्ट आपको लेखन में यहां पर मदद करेगा, और तब जाकर के आपका मुख्य परीक्षा निकलेगा। अर्थात यहां से आपको एक सटीक तौर पर माइंड को डाइवर्ट करना है। फर्स्टली यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द फैक्ट, आपको पहले फैक्ट जानना होगा विद कॉन्सेप्ट, और फिर उन्हीं फैक्टों को एक साथ कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करके यहां लिखना होगा। इज दिस क्लियर? इसीलिए प्रीलिम्स के बाद मेंस लाया गया है, पहले आप फैक्ट जान जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, देन यू हैव अ टाइम टू राइट इट डाउन। क्लियर हो गया?
मतलब कि प्रीलिम्स के सारे सिलेबस को पढ़िए, फैक्ट अच्छे से याद करिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से जानिए। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप यहाँ पर लेखन कार्य करोगे। क्लियर हुआ? और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो सीधा मुख्य परीक्षा पे उतरे हैं सीधा, तो मैं यही राय दूंगा कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहां पर आपको फैक्ट भी बताया जाएगा, क्योंकि मैं यह मान करके चलूंगा कि वो विद्यार्थी जो यहाँ पर अध्ययन कर रहा है मेरे बायोलॉजी को, बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, टेक्स्ट, मैथ्स, रीजनिंग सब मैं ही पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल शून्य स्तर से आए हैं। और जब आप शून्य स्तर से आए हैं तो मैं हर एक बिंदुओं को यहाँ पर चर्चा करूंगा। क्लियर हो गया ये चीज है ना? अब आगे बढ़े। कुछ चीज देखो, ये हर एक चीज ना पॉइंट को माइंड में बैठा लीजिए। यकीन करिए अगर ये यहां बैठ गया ना तो आपको दोबारा सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यू हैव टू डू ओनली स्टडी व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। मैं आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूं बस आप उसको ध्यान दोगे और आपका अध्ययन हो जाएगा। आगे बढ़े फिर। अब यहां देखिए सर, आपने हमें ये क्लियर किया है ना, चिंगारी लेकर के जाइए बेटा, इस क्लास से आए हो तो एनर्जी लेकर के जाइए। एनर्जी लेकर के जाओगे, यकीन मानिए वो जो बोलते हैं जब हम घर में जाते हैं, आज तो मैं बस फाड़ डालूंगी पूरा पेपर और पढ़ लूंगी, एकदम बुक चाट मारूंगी, तो वो पावर लेकर के जाइए। You must have that source of power from the class of क्रांति सर। क्योंकि भैया रिकॉर्डेड में मैं दिखूंगा जरूर मगर वो माहौल नहीं मिलेगा, है ना? तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि सर मुख्य परीक्षा मुझे देनी है, रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन में सर मुझे 7 प्रश्न पत्र देने हैं। 7 प्रश्न पत्र में सर हर एक प्रश्न पत्र जो है मेरा 200 अंकों का होगा, और 200 अंकों में सर मुझे 3-3 घंटे लिखने हैं। ये हमने देखा। और तब जाकर के सर ये 1400 अंकों का पूरा खेल होता है, और 1400 अंकों में सर अगर मैंने 50% लाया तो मैं टॉप लिस्ट की कैटेगरी में आऊंगा। और ये क्योंकि लेखन है सर, तो मुझे प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके सभी पॉइंट, सभी फैक्ट, सभी कॉन्सेप्ट को पहले से ही प्रियोर याद रखना है और लेखन यहां करना है। और नहीं किए हैं तो क्लास को बहुत अच्छे से समझना है और आपका लेखन कार्य हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने जिस प्रकार से बताया कि 7 प्रश्न पत्र है, वो कौन कौन से है? देखो सिलेबस एकदम माइंड में बैठा रखो। पहली बात अगर बात किया जाए तो प्रश्न पत्र 1 जो है बेटा वो आपके भाषा से संबंधित है। भाषा, लैंग्वेज आप जिसे कहते हो, भाषा में आपके पास 3 भाषाएं आएंगी, पता ही आपको। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, और क्या आएगा बेटा? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से संबंधित आपको चीजें जाननी है, तो भाषा आपका यहां कवर होता है। भाषा हुआ 200 अंक में हो गया। 200 अंक के बाद प्रश्न पत्र 2 या पेपर 2 में आप जाते हो तो अगेन 200 अंक का होगा, जो आपको बताया गया था निबंध। अब देखिए जब यहां निबंध की बात आती है, मैं भाषा में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाषा मतलब सामान्य तौर पर आपको उससे संबंधित एक जो ग्रामर होता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर आपका बेस्ट होना चाहिए, आपका हिंदी ग्रामर बेस्ट होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की शब्दावलियां आपकी बेस्ट होनी चाहिए, देन यू कैन इजीली क्लियर इट। अब उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो ये जो भाषा है, इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी आ रही थी जब आप पेपर 2 दिए थे, आया था आपका लगभग 35 अंकों का आ जाता है, लगभग 35 अंकों का। तो वहां से आपने पढ़ करके आया है, यहाँ एक्स्ट्रा आप इंग्लिश पढ़ोगे। ठीक, ये मेरे चर्चा का विषय नहीं है, मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। जब साइंस पे आऊंगा तो आपको ज्यादा डिटेल जानकारी दूंगा। यहाँ देखिए सेकंड आता है आपका निबंध। निबंध अगेन कितने अंकों का? यहाँ पर 200 अंकों का। अब बात उठती है कि निबंध यदि यहाँ पे 200 अंकों का है सर, तो मुझे क्या कुछ लिखना होगा? टॉपिक भी तो आपको जानना होगा। तो आपने सुना, आपने पढ़ा, एटलीस्ट सिलेबस देखा आपने कि आपके निबंध में क्या क्या दिया गया है टॉपिक? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पूछ सकता है, आपके छत्तीसगढ़ लेवल पर मुद्दे पूछ सकता है। तो इन सब की तैयारी आप कहां से करोगे? एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप निबंध लिखना चाहते हो, यू मस्ट हैव टू बी मास्टर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी। अगर आप इन सब के आप मास्टरी ले लेते हो, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लेते हो फैक्ट, तो आप निबंध में बहुत अच्छा उत्तर लेखन कर लोगे, क्योंकि इन सभी का बेटा निचोड़ जो होता है एक निबंध बनता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। निबंध किसी एक टॉपिक या एक बुक को पढ़ लेने से आप कभी नहीं लिख पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, हाल ही में जो चर्चा चल रही है, आपने देखा होगा एलपीजी कनेक्शंस को लेकर के अभी काफी भगदड़ हो गई थी लोगों के बीच सामान्य तौर पर कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, और अब आप देखो सामान्य स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मुद्दा देखा जाए तो हॉर्मुज, आपने नाम सुना होगा बेटा, हॉर्मुज स्ट्रीट जो है उसे रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच लेकर, या इसराइल को भी अगर कनेक्ट करते उनके बीच युद्ध की स्थिति हुई। हो रहा इंटरनेशनली, प्रभाव पड़ा है नेशनली, और उसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो हमारे डोमेस्टिक लेवल पर दिखाई दे रहा है, घरेलू में, जिसमें एलपीजी। तो अब हाउ दिस एलपीजी इज बिकम द नेशनल इशू फॉर अस, राष्ट्रीय स्तर पर कैसी इशू होगा? आप सोचिए, आप उसको कैसे लिख पाओगे? क्या सिर्फ न्यूज को देख करके लिख लोगे? नहीं, 5 ही पॉइंट लिख पाओगे, से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। इट मींस यू मस्ट हैव टू नो अबाउट कि एलपीजी बनता कैसा है।
भाई वहां पे तो उसने एक खाड़ी के स्थान पे हॉर्मुज के स्ट्रेट जो है, जल डमरूमती जिसे हिंदी में कहा जाता है, उन्हें रोका था, उस स्थान को रोका था। तो ये आपके गैस से कैसे कनेक्टेड हुआ? फिर आप न्यूज पढ़ते हो वहां से क्रूड ऑयल आ रहा है, तो क्रूड ऑयल गैस से कनेक्टेड कैसे हुआ? आप तो एलपीजी इस्तेमाल करते हो घर में, और एलपीजी जो क्रूड ऑयल नहीं है वो तो गैस है, वो तो क्रूड ऑयल को रोक रहा है, कच्चा तेल को। भाई यहाँ पर अब साइंस काम आएगा, कुछ आपको साइंस पता होना चाहिए। आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जान लिए, अब आपको साइंस भी पता होना चाहिए कि एलपीजी कैसे बनता है, उस क्रूड ऑयल से कैसे बनता है, वो नेचुरल गैस से कैसे बनता है, क्या है उसके पीछे। देन यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द साइंस। और फिर साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफाइनरीज। क्या पढ़ाऊंगा? रिफाइनरीज। तो सोचो आप पढ़े साइंस में रिफाइनरीज, लिख कहां रहे हैं बेटा? निबंध में। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू विच इज गिवन इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने निबंध बताया, अभी मुद्दा चल रहा था, राष्ट्रीय भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है वो, है ना। निबंध की ऐसे तैयारी करनी है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाषाओं के निबंध हो गया। अब हम चलते हैं पेपर 3 से लेकर के पेपर 7 की ओर बेटा। जब हम पेपर 3 से लेकर के पेपर 7 की ओर चलते हैं, तो इसे जो डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है, उन्होंने किया है सामान्य अध्ययन को 1 से लेकर के 5 तक का नाम दिया। मतलब जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, GS4, GS5, GS6, GS7। जैसे कि हम जो यहाँ पर साइंस की जो स्टडी करेंगे वो प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत, है ना, GS सेकंड के में आएगा, सामान्य अध्ययन 2 में। बताऊंगा मैं सारी चीज डिटेल में, इसको डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र 3 से लेकर प्रश्न पत्र 7 है, जिसमें सामान्य अध्ययन को नाम दिया गया है 1 से लेकर के 5 तक। और हर एक जो पेपर है, पहले बताया गया बेटा कितने अंकों का, यहाँ पर 200 अंकों का हर एक। और वो जो 200 अंकों का प्रश्न पत्र दिया गया है बेटा, वो सब के सब खंडों में विभाजित है, अलग अलग पार्ट में, खंड 1, खंड 2, खंड 3। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर आपको साइंस का परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं, तो प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत आपको सामान्य अध्ययन 2 में दिखाई देगा। यस, प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत आपको सामान्य अध्ययन 2 के अंतर्गत दिखाई देगा। फिर जब हम उसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो भाग 1 मुझे मिलेगा, भाग 2 मुझे मिलेगा, भाग 3 मुझे मिलेगा। तो जो भाग 1 मिलेगा वो रहेगा सामान्य विज्ञान, जहां पे 75 अंकों से डिवीजन है। बाद में आपको और क्लियर करूंगा। 75 अंक। अभी तो सर आपने बोला था 200 अंक मिलेंगे। हाँ तो भैया वो भाग 1 हुआ, तो भाग 2 और भाग 3 भी तो आया। तो भाग 2 में फिर हम वहां पे मैथ्स और रीजनिंग का भी पार्ट पढ़ेंगे, और भाग 3 में जब हम जाएंगे तो व्यवहारिक या अप्लाइड साइंस को पढ़ते हैं बेटा। अप्लाइड साइंस मतलब कि प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशंस ऑफ द साइंस है वो पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं, तो अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान में जैसे ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, मींस व्हाट एक्चुअली द रोल प्लेड बाय द IT इंडस्ट्रीज इन द विलेज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों चीज बोल दे रहा हूं, ताकि जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम को बहुत अच्छे से नहीं समझता, अंग्रेजी समझ लेगा। तो भाग 3 हो गए, अप्लाइड साइंस की बात कर दिया। भाग 2 के मैथ्स और रीजनिंग की बात कर दिया। भाग 1 किसकी बात कर रहे हैं? साइंस। और वो साइंस भी कैसा लिखा गया बेटा? सामान्य विज्ञान। हाँ सर, सामान्य विज्ञान मतलब क्या हुआ? सामान्य विज्ञान मतलब यू डोंट हैव टू डू मच मोर PhD इन योर साइंस। आपको किसी विज्ञान की इस विषय में PhD नहीं करना है बेटा। आपको इतनी गहराई में नहीं पढ़ना है बायोलॉजी कि आप मेडिकल एग्जाम निकालने जाओगे। आपको इतना पढ़ना है कि क्लास 10th लेवल तक का स्तर बेहतर हो और समझदारी कॉलेज लेवल की हो, क्योंकि आपका जो बेस है PhD देने का, वो बेस ही क्या है? एटलीस्ट कॉलेज पास आउट हो, ग्रेजुएट हो। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? ग्रेजुएट लेवल की। सिलेबस लगभग कहां तक का दे रहे हैं? 10th तक का। इसलिए नाम क्या दिया गया है? सामान्य विज्ञान। और वही सामान्य विज्ञान बेटा जो कि मुझे मिलेगा प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 2 के अंतर्गत 75 अंकों का, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम उसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पहले अध्ययन करेंगे। 1-1.5 महीना 2 महीने में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तत्पश्चात फिर मैं आपको मैथमेटिक्स का अध्ययन करवाऊंगा। आगे बढ़े आप। तो ये तो क्लियर हो गया प्रश्न पत्र 3 से 7। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करो बेटा, माइंड में पूरा बैठना चाहिए। हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन है, कैसा एग्जामिनेशन है? रिटन एग्जामिनेशन है। देखो अगर आप बोलोगे ना, विश्वास करिए वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। जब आप ये क्लास छोड़ करके जाओगे ना, तो आपकी बॉडी बोलेगी नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है यार, आज तो कुछ करके रहूंगे, आज तो पढ़ के रहूंगे। हमारे पेपर कितने होने वाले हैं? 7 होने वाले हैं।
7 प्रश्न पत्र है अगर आपके पास, तो कितने घंटे की अवधि दी गई है? 3 घंटे की अवधि दी गई है। उस 3 घंटों में हमने देखा कि टोटल अगर प्रश्न पत्र 7 है तो कुल अंक कितने हैं? 1400। और मेरे पास कितना अंक ला लूं जो मैं टॉप लिस्ट में आ जाऊं? 50%। इज दिस क्लियर? अब जब आप इस 200 अंक, अधिकतम 200 अंकों वाले प्रश्न पत्र में जाओगे तो वो अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे कि मैंने बताया प्रश्न पत्र 1 किसको लेकर के है? भाषा को। भाषा या लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आपको पूछ रहा है? क्या बताया गया आपको? हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ये आपको अध्ययन करना है। फिर उसके पश्चात आप किसमें जा रहे हो? निबंध में। जब हम निबंध में जा रहे हो तो मैंने आपको विशेष तौर पे क्या बोला, किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना है? सभी सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आप यहाँ पे निबंध लेखन कर पाओगे। तो आपके प्रश्न पत्र 1 हो गया, प्रश्न पत्र 2 हो गया। अब प्रश्न पत्र 3 से लेकर के प्रश्न पत्र 7 है, जहां पे सामान्य अध्ययन के नाम पर नाम दिया गया है। सामान्य अध्ययन 1 से लेकर के सामान्य अध्ययन 5, और हर एक सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा जो प्रश्न पत्र है बेटा, वो अधिकतम कितने अंकों का? 200 अंकों का। विभाजित कैसे किया गया है? खंड 1, खंड 2, खंड 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब उसमें भी जो मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा वो है जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान प्रश्न पत्र कौन सा? 4। सामान्य अध्ययन कितना? 2, और कुल अंक कितना? 75 भाग 1। इतना बस याद रखो। इतना क्लियर हो गया बेटा? चलो सर, अब ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गई जो आपने हमारे सामने स्क्रीन पर रखा। अब सर थोड़ा ना इसके बारे में बता दीजिए। भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट until and unless अगर आप अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे, हाउ विल यू बिकम अ डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी? टू बिकम द ऑफिसर ऑफ दैट रैंक यू मस्ट हैव टू क्लियर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू भी तो निकालना होगा। इसका मतलब कि ये मान के चल रहा हूं मैं कि आपने बेटा 50% ला लिया, बहुत अच्छे अंक अर्जित कर लिए, अब आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया। इंटरव्यू का कॉल आया है, इसलिए अंतिम मूल्यांकन, फाइनल इवेल्युएशन जो होगा बेटा 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। याद रखना, यहाँ पे लिखा रहता है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 100 अंक आवंटित किए गए हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, इसका मतलब क्या हुआ? देखो हर एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर आई एम गोइंग टू गिव माय इंटरव्यू, व्हाट आई हैव टू डू स्टडी, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या अध्ययन करना चाहिए? क्या सर मैं पुनः हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ लूं? ना, देयर इज नो ऐसे रिक्वायरमेंट टू डू द स्टडी ऑफ योर सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके विषयों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसने क्या लिखा है? व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण करने का मतलब ये होता है बेटा, वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे फिर से विद्यार्थी थोड़े से भ्रमित होते हैं, सर व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, आई मीन से इफ आई एम अ बॉय, अगर मैं लड़का हूं तो आई हैव टू मेक माय बॉडी शॉडी? नो, देयर इज नो ऐसे रिक्वायरमेंट टू मेक योर बॉडी। वहां आवश्यकता नहीं बॉडी बनाने की, वहां आवश्यकता है कि आपका मस्तिष्क उच्च उच्च स्तर की सोच के साथ उनके सामने आए, जहां उनको यह लगे कि वो किसी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी को सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? इसलिए उनके जो पूछने का तरीका होगा प्रश्न, वो तो उसी स्तर का होगा, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर। ठीक, क्यों? क्योंकि फिर भले अंक अगर आपके कम आते हैं तो फिर आपको उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी, मगर समझदारी तो वो वही रखेंगे। इसलिए व्यक्तित्व परीक्षण कहने का मतलब यह है कि आपके पास आपके सब्जेक्ट के नॉलेज भी होने चाहिए, और जब आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, आपने प्रीलिम्स पढ़ा, आपने मेंस पढ़ा, तो आपका जो लेवल है वो इतना ब्रॉड होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी करंट अफेयर। आपको सभी करंट अफेयर, आपको सारे के सारे जो न्यूज है, समाचार है, उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, ताकि आपके मानसिकता का जो विकास इस स्तर पर हो जाए कि जब आपसे बात किया जाए कि बताइए कि होमरूज स्ट्रेट जो जलडमरू मध्य है, अगर वहां पर आज ये प्रॉब्लम आ रहा है तो भारत को किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए, या फिर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थे उन्होंने किस तरीके से कार्य किया था, अगर ऐसा बोला जाए, या फिर आज जो प्रधानमंत्री यहां पर उपस्थित है उन्होंने किस तरीके का कुछ कार्य अपनाया जिससे कि हमारे भारत में कोई संकट ना आए एलपीजी, तब आपको ये बिल्कुल एक तरफा होकर के नहीं बोलना है कि मैं कांग्रेस हूं, मैं बीजेपी हूं, मैं समाजवादी पार्टी हूं। एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर। आपका आंसर जो होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे कि एक डिप्टी कलेक्टर बात कर रहा है, तब आप बोलोगे कि सर हमारे जो प्रधानमंत्री है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बिल्कुल यह बात समझ रखा था। तभी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख बनाई गई। और अगर देखा जाए सर तो वहां पर रशिया भी खड़ा है जो इस युद्ध से बिल्कुल अलग है फिलहाल।
डायरेक्ट तो नहीं है, वो इनडायरेक्टली की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो सर रशिया से भी तेल लाने की बात कही गई और वहां से भी हमारे पास तेल आ रहे हैं, इसलिए सर जो वहां से इंडिया आते तक जो समय लग रहा है, इसलिए एक न्यूज सुनने मिल रहा था कि जब आप एक सिलेंडर लोगे तो लगभग 25 दिनों के बाद आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। वाह, ताकि जब इतने दूर से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है तो समय लगेगा, क्योंकि वो रिफाइनरीज में जाएंगे और रिफाइनरीज में जाएगा तब जाकर के आपको एलपीजी प्राप्त होगा। तो सर ये हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारे एलपीजी कनेक्शन आए। होम रूज स्ट्रीट पे जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसका नकारात्मक प्रभाव पूर्णतः भारत पर ना आ सके। कुछ प्रभाव तो पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो अलग बात है, लेकिन पूर्णतः ना आए। इस तरीके का आप आंसर कब दे पाओगे, जरा सोचो। इस तरीके का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको यहाँ पे 7 अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिए गए सभी सब्जेक्ट्स को कंठस्थ कर लिया गया है, एनालाइज आपने कर लिया, तब जाकर के आप यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बैठे हो। बेटा इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के माइंड में यह भ्रम बना रहता है कि इंटरव्यू है, इट मींस दे मस्ट हैव टू नो अबाउट ओनली द सब्जेक्ट। क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अब समझ में आया? इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मैं आपको आज प्रथम दिन बता रहा हूं, ये प्रथम दिन आपका कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। इसमें आपको ओवरऑल वो सारी चीज मैं समझा रहा हूं। हाउ विल यू बिकम अ डीएसपी और डीसी, आप कैसे बनोगे, उसके लिए क्या अध्ययन करना है। until and unless if you don't know about the syllabus, how will you prepare for it, है ना? कैसे आप प्रिपेयर करोगे? इसलिए ये सारी चीजें मैं तैयारी करवा रहा हूं, ये समझा रहा हूं। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे दिया गया है 100 अंक है, 100 अंक में मुझे आपको कुछ ना कुछ अंक अर्जित होगा, फिर ओवरऑल 1500 अंक होते हैं, जिसमें कि आपने लिखित परीक्षा में जो अंक आपने हासिल किया और आपने साक्षात्कार में जो हासिल किया उसे मिला करके टोटल ओवरऑल 1500 अंक होंगे। फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और आपके अंक आधारित आपको पोस्ट मिलेगी। क्लियर हो गया इतना? तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, जो सिविल एस्पिरेंट होते हैं, मतलब जो तैयारी करे उसे हम एस्पिरेंट कहते हैं, उसे ये माइंड में एक प्रोटोकॉल की तरह बनाए रखना है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फिर से समझिएगा। अब हम चलते हैं कि सर आपने अभी हमें पेपर बताया कि प्रश्न पत्र हमारे पास कितने हैं, तो प्रश्न पत्र हमारे पास 7 है। 7 प्रश्न पत्र में सर आपने बताया 3-3 घंटे की अवधि में हमें पेपर लिखना है। उस 3-3 घंटे की अवधि में लिखना है तो अधिकतम हमारे पास 200 अंकों का जो प्रश्न पत्र आएगा सर। और वो जो प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूं तो सर 3 भागों में विभाजित है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, या खंड के हिसाब से जैसे भी आप बोलना चाहो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सर क्योंकि हम सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं तो हम प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन 2 का अध्ययन करेंगे सर। ठीक है, इतना सर आपने बता दिया। अब सर हम यह जानना चाहते हैं कि अगर 200 अंकों का प्रश्न पत्र है तो क्या वहां पर नंबर वाइज डिवीजन होगा? क्वेश्चन का हाँ होगा, नंबर वाइज डिवीजन। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास जो प्रश्न पत्र आएंगे, चाहे फिर आप विज्ञान की बात कर लीजिए, इतिहास की बात कर लीजिए, राजव्यवस्था की बात कर लीजिए, 2 अंकों का प्रश्न होगा। आपके पास 4 अंकों का भी प्रश्न होगा, तो कहीं 8 अंकों का, तो कहीं सीधा 10 अंकों का भी आपको दिखा, सॉरी 2 अंकों का दिखाई दे रहा है, 4 अंकों का दिखाई दे रहा है, 8 अंकों का दिखाई दे रहा है, और उससे अधिक अंकों का आपको दिखाई देगा। निर्भर करता है कि कितनी शब्द सीमा भी आपको दी गई है। अब मैं उस पर चर्चा करूं, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि जब आपको यह पता रहेगा तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही प्रिसाइज करोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर लिखना ज्यादा कठिन है एज कंपेयर टू 8 अंक, क्योंकि 8 अंक में आपको शब्द सीमा ज्यादा है तो बहुत कुछ लिख सकते हो जो आपको उससे संबंधित पता है, लेकिन 2 अंकों में एकदम प्रिसाइज लिखना होता है। क्लियर हुआ ये चीज? वो माइंड आपका मैं डेवलप करना चाहता हूं, समझिए इस चीज को। बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड ही टेक्निकल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी सोचने की शक्ति और क्षमता बिल्कुल वैसी रहे। अब हम चलते, देखिए मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 से लेकर के 7 की अंक योजना और संरचना को लेकर बात करते हैं, जिसमें कि आपको प्रश्नों की संख्या बताई दी जाएगी, उससे संबंधित अंक कैसे निर्धारित किए गए, कितने शब्द सीमा है। देखिए पहली बात, इसे हमने 2 प्रकार से विभाजित किया है बेटा। पहला यहां पर मैं बता रहा हूं अनिवार्य प्रश्न खंड, जहां पर सभी प्रश्न हल करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। और कुछ हमें ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे जहां पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, इसलिए लिखा गया है चयनात्मक प्रश्न खंड विकल्पों के साथ। 2 प्रश्न दे दिया, कोई आप एक हल कर लीजिए, मतलब दोनों ही कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पर। कई बार बच्चे पूछते हैं ना क्या सर विकल्प वाला भी रहेगा क्या, ये बना लो या फिर ये बना लो, हाँ वो भी है।
और कुछ ऐसे भी है जो मैंडेटरी करना ही अनिवार्य है, तो इसलिए मैंने उसे बोल दिया अनिवार्य प्रश्नखंड, और एक बता दिया बेटा चयनात्मक प्रश्नखंड। क्लियर हुआ ये चीज? अब हम यहाँ चलते, देखिए जब हम अनिवार्य प्रश्नखंड की ओर जाते हैं बेटा, तो यहाँ पर खंड 1, खंड 2 और खंड 3 तीन भागों में विभाजित होगा, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। जब हम खंड 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका अंक केवल 2 रहेगा। कितना अंक रहेगा? केवल 2 अंक के रहेंगे प्रश्न, 2 अंक। और जब 2 अंक है तो जाहिर सी बात है उसकी शब्द सीमा कैसी होगी? कम होगी। आपको बहुत सटीक होना होगा, प्रिसाइज होना पड़ेगा। अब आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना है, और उसकी शब्द सीमा कितनी? केवल 30। तो ऐसे सर कुल कितने आएंगे हमारे पास? ऐसे बेटा कुल आएंगे 44 अंक के 2 अंक वाले प्रश्न। समझ में आया? 2 अंक वाला प्रश्न आया, कितना है? कुल 44 अंक। ऐसी 44 और बाकी अंकों को हम जोड़ेंगे तो टोटल मिला के कितना अंक हो जाएगा? फिर 200 अंक। मतलब कि एक प्रश्न पत्र अगर आपने उठा लिया तो उस एक प्रश्न पत्र में आपके पास प्रत्येक 2 अंक वाले कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने पूछे जाएंगे? 22। तो 22 दूनी कितना हुआ? 44। तो हो गए 2 अंक वाले कितने प्रश्न आ रहे हैं? 22। तो 22 दूनी 44, और हर एक 2 नंबर वाले प्रश्न में आपके शब्द सीमा कितनी है? 30। तो मतलब प्रिसाइज होना है बेटा बहुत ज्यादा आपको, फिजिक्स में भी बहुत, केमिस्ट्री में भी बहुत, बायोलॉजी में बहुत। मैं फिलहाल अपने सब्जेक्ट की बात करूं जो आपको अध्ययन करा रहा हूं। अब हम चलते हैं खंड 2 में। यहां समझिए, जब हम खंड 2 में चलते हैं तो हमारे पास क्या है? खंड 2 की अगर बात किया जाए बेटा तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहले अति था, वेरी शॉर्ट था, अब थोड़े शॉर्ट में हम चले गए लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में कुल 13 प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे, और हर एक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा। गुणा कर लीजिए, 13 चौक कितना होता है? 52। तो कुल कितने अंक आप मिलेंगे वहां पे? 52 अंक। और जब आप यहां पर 4 अंकों के प्रश्नों को हल करोगे बेटा तो शब्द सीमा जस्ट डबल हो जाएगी। 2 अंकों के लिए आपने 30 शब्दावली में उत्तर लेखन किया, अब आप 30 का डबल कर दोगे कि 2 अंक का डबल 4 अंक, तो कितना आ जाएंगे? 60। तो देखो 60 शब्दावली होगी। अब थोड़ा सा बढ़ा है। अब याद रखना बेटा, हमारे पास जो मुख्य परीक्षा के जो उत्तर लेखन के लिए उत्तर पुस्तिका दी जाती है वो लाइन होती है, उसमें खींची होती है। मतलब उन्होंने पहले ही परिभाषित कर दिया कि आपकी सीमा इतनी है, इतने में ही लिखो। कोरा रहता, ब्लैंक रहता तो आप धड़ाधड़ ज्यादा गैप ना रख करके पास पास गैप में लिख लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे तो सटीक चीजें हैं, लाइन खींच दी गई है। मीन्स हाउ मच प्रिसाइज यू मस्ट हैव टू बी फॉर योर आंसर। समझ रहे हो कितना कुछ आपको अपने मस्तिष्क में प्रैक्टिस करके जाना है कि इतना लाइन ही रहेगा, इतना ही भरना है मुझे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब जब हम खंड 3 में जाते हैं तो ये मध्यम स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको? ये हटाना पड़ेगा, हटाओ, चल रहा है, दिख रहा है? अब ठीक है, चलो अब यहां देखिए, जब हम मध्यम स्तरीय प्रश्न में जाते बेटा तो यहां पर आपके पास कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? कुल 8 प्रश्न। 8 प्रश्न है, 8 अंक है, तो 8 ही 8 ही 64। तो कुल कितने हो गए? 64 अंक। अब देखिए जब 8 अंक का एक प्रश्न आ रहा है तो शब्द सीमा बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 100 शब्द। 100 शब्द हो गए बेटा। अब आप अगर यहां तक लिख लेते हैं बेटा, खंड 1, खंड 2, खंड 3, आपने 44 अंकों का कवर किया, आपने 52 अंकों का कवर किया, आपने 64 अंकों का कवर किया, तब हम पहुंचते हैं बेटा चयनात्मक प्रश्न खंड में, जहां पर विकल्प भी दिए रहेंगे। अभी तक यहाँ पे विकल्प नहीं था, आपको लिखना ही है। अगर आपने कुछ चीज छोड़ दिया तो आपके अंक भी वहां से छूट गए बेटा। लेकिन जब आप इस प्रकार के प्रश्नों में जाओगे जहां पे खंड 4 है, पाठ्यक्रम भाग 2 से प्रश्न, क्यों याद करें, मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रश्न पत्र है 3 भागों में विभाजित है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 बताया। इस प्रकार का जब हम भाग 2 वाले पैटर्न में जाएंगे तो वहां पर फिर आपके पास क्या दे रहा है? विकल्पों के साथ। विकल्पों के साथ मतलब यहाँ पे कितने होंगे? 2। यहाँ पे पाठ्यक्रम में देखो बेटा क्या क्या कितने प्रश्न दिए रहेंगे? 2 लिखा है ना। 2 में से केवल एक प्रश्न अनिवार्य, मीन्स यू हैव ऑप्शन टू राइट ईदर दैट और द बिलो वन। 2 में से कोई एक लिखना है। अब उसमें भी क्या है? अधिकतम अंक कितना है? 10। अब अगर 10 अंक वाला है तो शब्द सीमा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इसलिए शब्द सीमा कितनी हो गई? 125। सोचो 125 शब्दावली में अगर आपको लिखने बोल दिया जाए कि
परिवहन के बारे में बताओ। पौधों में परिवहन कैसा होता है, पानी कैसे ले जाया जाता है जड़ से या फिर पत्तियों के माध्यम से, किस प्रकार से जो पोषक तत्व बाकी इसमें जा रहा है। तो एक जगह 125, अगर ये 10 अंक का बोल दिया, वही अगर 2 अंक का दे दिया तो उसमें कितना प्रिसाइज होना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बेटा बहुत डीप भी पढ़ना है हमें। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं खंड 5 की ओर, तो खंड 5 में बेटा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पे रहेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब यह है कि भाग 1 एवं 3 से, अब देखिए 3 भाग मैंने बताया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 2 से संबंधित आपका वैकल्पिक प्रश्न आ गए, जहां पे 10 अंक का रहेगा, 125 शब्द में आपको लिखना है। वही जब भाग 1 और भाग 3 में जाते हो, तो भाग 1 और भाग 3 से अब प्रश्न उठाए जाएंगे आपके पास किस प्रकार के। यहाँ पे कुल 4 रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग से एक एक हल करना अनिवार्य होगा, और कुल 2 प्रश्न, मतलब कि 4 इधर आ रहे हैं और इधर कुल 2 प्रश्न। और आपके पास प्रत्येक अंक कितने हो गए, 15, तो 15 दूनी 30। भाई 2 प्रश्न हल करोगे तो 15 दूनी कितना हुआ, 30 हुआ। और शब्द सीमा कितनी हो गई, 175 शब्द। तो सोचिए 175 शब्दों में भी लिखना है। अब जब आप इन सभी को कैलकुलेट करते हो, किस किस को कैलकुलेट करने की मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर आपके पास 44 अंक हो गए, यहां आपको 52 अंक हो गया, ये 64 अंक हो गया। फिर आप यहां चले गए तो 10 अंक के हिसाब से 2 में से केवल एक प्रश्न अनिवार्य, तो केवल 10 अंक। मगर जब आप यहां गए, यहाँ पे 2 प्रश्न कर रहे हैं, तो 15 दूनी 30। आप इन सबको अगर कैलकुलेट करते हो तो आपका एक कंप्लीट प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको जानना जरूरी है, तब जाकर के आप लिख पाओगे कि 2 अंक का कितना है, 4 अंक का कितना है, आपके पास 8 अंक के कितने हैं। जब ये पता रहेंगे ना, तो आप उत्तर लेखन के वक्त बेटा स्मार्ट तैयारी कर पाओगे। किसी भी टॉपिक को ऐसे तैयारी करोगे, यदि वो 2 नंबर का आया तो भी मैं लिख सकूं। मतलब देखिए उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। टॉपिक एक ही रहेगा, पौधों का परिवहन, मैं 2 अंक के लिए कैसे लिखूं, मैं 4 अंक के लिए कैसे लिखूं, मैं 8 अंक के लिए कैसे लिखूं, मैं 10 अंक के लिए कैसे लिखूं, मैं 15 अंकों के लिए कैसे लिखूं। समझ रहे हो, एक ही टॉपिक को अलग अलग अंकों के आधार पर शब्द सीमा बढ़ा करके कैसे उत्तर लेखन करूं, यही आपका स्मार्ट तरीका होगा जो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ। इसलिए टॉपिक तो डिफाइन है हमारे पास, मगर डायमेंशंस देखिए, 2 अंक में कैसे लिखूंगा, 4 अंक में, 8 अंक में, 10 अंक में और 15 अंकों में। इससे हमारे उत्तर लेखन की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से यहाँ कराऊंगा विद्यार्थियों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आगे बढ़े आप, इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट देखते बेटा। तो ये था आपके पास 200 अंकों को हमने कैसे विभाजित किया। अब हम बात करते हैं कि सर जो सामान्य अध्ययन 2 मतलब जनरल स्टडीज सेकंड प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत हम विज्ञान, सामान्य विज्ञान की जो हम बात करेंगे, इस पर बेटा मैं जो शुरुआत करूंगा वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो मैं स्टार्ट करूंगा, इसे मैं एक एक करके आपको पूरा सिलेबस को अभी यहाँ डिफाइन कर देता हूँ सिर्फ बायोलॉजी का, बिकॉज वी हैव टू डू ओनली द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी राइट नाउ। अभी तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब फिजिक्स केमिस्ट्री का बताऊंगा। तो एक एक करते हैं, एक ही चीज माइंड में बैठा लेंगे ना, तो आपको ना ज्यादा आसान होगा ये समझने में। आगे बढ़ा जाए, कैसा क्या है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो एक बार रिपीट करते हैं, एकदम एनर्जी के साथ रिपीट करते हैं ना, एनर्जी के साथ। सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे पास प्रश्न पत्र कितने होंगे टोटल अगर मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 7। वेरी गुड। उस 7 प्रश्न पत्र में मेरे पास कितने घंटे की अवधि होगी, 3। वेरी गुड। उस 3 घंटे की अवधि में प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा, 200 अंक। वेरी गुड। अब 200 अंकों का हो गया, मैंने इसे कवर कर दिया। तो टोटल 7 प्रश्न पत्र के हिसाब से कुल अंक कितने होते हैं मुख्य परीक्षा में, 1400 अंक। वेरी गुड। 1400 अंकों के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू के लिए अगर मुझे कॉल आता है तो वहां पे कुल कितना अंक है, 100। तो 1400 और 100 कितने हो गए, 1500। और 1500 में कुल मुझे कितना ला लेना, 50% ला लूंगा, तो मैं कैटेगरी क्लियर कर लेता हूं एक टॉप लिस्ट की। हो गया मेरा, इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर अब हम जाते हैं कि सर ये जो प्रश्न पत्र आपने विभाजित किया अलग अलग 7, तो पहला प्रश्न पत्र हमारा किससे बना हुआ रहेगा, भाषा। भाषा में कौन कौन सी भाषा है, मैंने आपको बताया, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। वेरी गुड। उसके पश्चात प्रश्न पत्र 2 में हम कहां गए थे, निबंध। किसमें गए थे हम, निबंध, जहां पे राष्ट्र भी आ रहा है आपके पास, छत्तीसगढ़ लेवल पर भी आ जाएगा, देखा जाएगा कौन सा टॉपिक आ रहा है, जिसके लिए विशेष तौर पे आपको सभी सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इतना हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम गए थे कि सर प्रश्न पत्र 3 से लेकर के प्रश्न पत्र 7 में जो खंडवार विभाजन होगा अंकों का, वो कैसा होगा। तो पहले हमने देखा एक अनिवार्य होगा और दूसरा कैसा होगा, वैकल्पिक के तौर पर होगा, कि विकल्प दिए रहेंगे, इनमें से कोई आप 1 या 2 आप बना सकते हो, ये हमने देखा था। तो जो हम
ऐसे जो अनिवार्य है उसमें खंड 1, खंड 2 और खंड 3। जब हम खंड 1 में गए थे तो कितने अंकों का प्रश्न पूछ रहा था? 2 अंकों का। और जब 2 अंकों का पूछा था तो कुल कितने प्रश्न आएंगे? 22। तो ऐसे मिलाकर के कुल अंक कितने हो गए? 44। लेकिन प्रत्येक 2 अंक के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा कितना याद करवाया गया आपको? 30। वेरी गुड। अब हम चलते हैं बेटा खंड 2 में। जब हम खंड 2 में जाएंगे तो हमारे पास कुल कितने प्रश्न आएंगे? 13 प्रश्न। लेकिन आपके पास नंबर्स बढ़ जाएंगे। कितने नंबर का रहेगा? 4 अंकों का रहेगा। 4 अंकों का रहेगा। 13 चौक कितना हो गया? 52। तो 52 अंकों का खेल है। लेकिन हर एक प्रश्न जो 4 अंकों का है, अब शब्द सीमा कितनी हो जाएगी? 60। वेरी गुड। अब हम चाहते हैं खंड 3 की ओर। जब हम खंड 3 की ओर जाएंगे, अब बेटा हमारे पास 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? 8। तो 8 ही 8 ही कितना हो गया? 64। तो कुल 64 अंक यहाँ पे मिलेंगे और जो आपका शब्द सीमा रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 100। लेकिन ये सब के सब कैसे हैं? अनिवार्य है। वेरी गुड। इतना याद हो रहा है आपको? याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अब हम कहां चले जाएंगे? जो वैकल्पिक है, जहां विकल्प आपके पास देगा, अब हम कहां जाएंगे? खंड कौन सा कहलाएगा बेटा? खंड 4, जहां पर पाठ्यक्रम के भाग 2 में से प्रश्न दिए जाएंगे। और मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 में से केवल कितने प्रश्न हल करने? एक प्रश्न। और एक प्रश्न जो हल करोगे अधिकतम अंक कितना है? 10 अंक। लेकिन शब्द सीमा आपकी बढ़ गई है कितना? 125। वेरी गुड। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब हम जाते हैं कहां पर? खंड 5 में, जब आपके विस्तृत स्तरीय प्रश्न आपके पास रहेंगे और यहां पर भाग 1 और 3 से 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे। और जो 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, कुल 4 आपके पास यहां पर प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक भाग से कितना प्रश्न हल करना है? एक एक। और वो प्रश्न का अंक कितना है? 15। तो 15 दूनी कितना हो गया? 30। तो 30 अंक का खेल यहाँ पे हो रहा है। लेकिन शब्द सीमा आपको कितनी बताई गई? 175। इतना याद हुआ? देखो, जब हम ना एनर्जी के साथ याद करते हैं ना, विश्वास करिए, मैं जब आप लोग की एज में था तो मुझे ना उस कक्षा में ज्यादा आनंद आता था जहां पे शिक्षक भी एक ऊर्जा के साथ आता था। अगर हम में ऊर्जा नहीं रहेगी तो विद्यार्थियों आप में ऊर्जा कहां से आएगी? आप तो वैसे ही थक जाओगे गर्मी के वक्त, इतना कौन पढ़े। तो फिलहाल इतना समझ में आया। अब हम चलते बेटा बायोलॉजी को। चलो, मेरा एक छोटा सा और एक प्रश्न है। जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो प्रश्न पत्र क्रमांक कौन से इसमें जाएगा? 4 में। सामान्य अध्ययन कौन सा हो जाएगा आपका? 2। सामान्य अध्ययन 2 के अंतर्गत भाग कौन सा? 1। उसमें कुल अंक कितना? 75। वेरी गुड। अब 75 अंक है तो डिवाइड कैसे हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? बायोलॉजी की। अब हम बायोलॉजी पर चर्चा करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। चलो बेटा, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है हमारे पास। हाँ, अब इसे समझिए, मैं पूरा का पूरा जो एक बायोलॉजी है उसका एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। पूरा का पूरा बायोलॉजी का एक ओवरव्यू, इसे बहुत अच्छे से समझिए। आपको घबराहट नहीं रहेगी बेटा किसी भी प्रकार की चीजों के। ये यहाँ आईएएस लिख दिया गया है, इसके लिए आप मत चिंता मत करना। या आईएएस नहीं, ये आपका सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग बना हुआ सिलेबस है, ठीक है। चलो, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को मैं क्लियर करूं। यहाँ देखें, बायोलॉजी की जब हम बात करेंगे बेटा, जीव विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है, जनरली हिंदी माध्यम से तो भी हम बायोलॉजी के नाम पर इसे जानते हैं। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में बेटा आपके पास सबसे पहले आएगा कि एक और रहेगा पौधा, जिसे हम पादप कहेंगे, प्लांट को लेकर के, और दूसरा तरफ रहेगा बेटा जीव जंतु। उस जंतुओं में भी मुख्य तौर पर हम जो अध्ययन करेंगे मानव जाति का अध्ययन करेंगे। जब हम पौधों की बात करें, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पास पौधों के। जब हम पौधों की बात करेंगे तो वहां पर आपके पास एक टॉपिक दिया गया बेटा परिवहन। अब देखिए, जब हम परिवहन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। ट्रांसपोर्टेशन अब कहाँ कहाँ होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन पौधों में भी होता है। आपको मालूम है, आप किसी पौधों का विकास करना चाहते हो तो उस पौधे के जड़ में आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, और पौधा पूरा पूरा विकसित होता है। अब वो कैसे विकसित हुआ? आपने तो जड़ में पानी डाला, इसका मतलब जड़ जो है उस न्यूट्रिएंट्स को सोखता होगा, एब्जॉर्ब करता होगा, और पौधों के बाकी अंगों तक ले जाता होगा, तभी तो वो विकसित होता होगा। सही बात है। तो कैसे गया, उसी को तो ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन, तो उन सब का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करके यहाँ देखिए पहले दिया गया है ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ पे बोल रहा है बेटा, यहाँ देखो ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? अगर पौधों की बात किया जाए तो आपको पता ही है बेटा, जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो पौधों में हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस बेटा एक सनलाइट की उपस्थिति में होता है, ये सब जानते हैं। उसकी अनुपस्थिति में भी होता है। बात उठेगी सर बिना सनलाइट के कैसे करेगा? अरे भाई, उस समय जब सूर्य था तो उस समय जो वो ऊर्जा ले रखा होता है ना, उसी ऊर्जा को प्रयोग करेगा। पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? ऊर्जा के अंतर्गत।
परिवहन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, धीरे से मैं बताऊंगा आपको। परिवहन मतलब कि जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, एक पौधा जड़ से किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बाकी भाग तक पहुंचाकर पौधा का विकास होगा। तीसरा हम पढ़ेंगे नियंत्रण और प्रजनन। नियंत्रण और प्रजनन मतलब कि नियंत्रण जिस प्रकार से आपने देखा होगा पौधों के, देखा ना, जैसे कोई पौधा कोपल बीज बीज सब प्रस्फुटित होता है तो पौधा कैसे निकलता है, छोटे छोटे प्लांट जैसे छोटा सा भाग निकला फिर ऊपर बढ़ते जाएगा, उसके एक एक ऊतकों की हम बात करेंगे बेटा। प्रजनन, प्रजनन भी हम दो प्रकार से पौधों में पढ़ेंगे, एक रहेगा समलैंगिक। समलैंगिक मतलब कि पौधों के अंतर्गत ही नर और मादा आपको दिखाई देगा बेटा, जो कि पुष्प होता है ना, फूल, उस फूल के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा किस प्रकार से नर का भाग है, कौन सा मादा का भाग है, जब वो आपस में फर्टिलाइज होगा तो कैसे पुष्प बनेगा, बीज बनेगा, ठीक। और एक भाग हम ऐसा पढ़ेंगे जहां पर हमें नर और मादी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वहां पर पौधा खुद ब खुद उगने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा जब आप बचपन में कभी स्कूल जाया करते होंगे तो कोई पुष्प जैसे कि गुलाब हमें पसंद आता था, हम घर ले आते थे, मम्मी होती थी इसके डंठल को काट दे और जमीन में लगा दे, ऊपर गोबर लगा दे और वो ऑटोमेटिकली उग जाएगा। तब क्या वहां पे फूल आया था? नहीं। बीज लगाया आपने? नहीं। उस गुलाब के डंठल से नया गुलाब का पौधा आ गया। तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे, प्रजनन तंत्र, ठीक है, जहां नर मादा की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर हो गया? इसी को छोटे छोटे पार्ट में हम देखते देखें, जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो देखो डे लाइट में होगा प्रकाश संश्लेषण, कैसा होगा ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। जो पत्तियां होती है हरे रंग की होती है, क्यों होती है? तो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे बेटा, किस प्रकार से पानी को ले रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है तो तभी तो हम श्वसन प्रक्रिया कर पाते बेटा। तो ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण में। मगर जब नाइट शिफ्ट हो रहा है बेटा, नाइट शिफ्ट मतलब की जब सूर्य नहीं है तब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देगी, ऊर्जा का वो निर्माण करेगा, लेकिन जो ऊर्जा उसने दोपहर में ले रखी थी उसी का सदुपयोग होगा, ठीक। ये हम अध्ययन करेंगे, ठीक। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब मानव में कैसे ऊर्जा ग्रहण होते, मैंने बताया ना, हमको पौधों का भी अध्ययन करना है, हमको मानव का भी अध्ययन करना है। तो मानव में ऊर्जा लेनी है। आप उपवास रहते हो तो बेटा इतने भूखा जाते हो शाम तक कि मम्मी आप तो भोजन दे दो, ताकत नहीं रही बोलते हो आप। इसका मतलब अ मैन और द विमेन गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इटसेल्फ। वो जो खाना खाता है वहीं से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए बेटा इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर जो खाद्य पदार्थ आप खाओगे वो आपके बॉडी में किस प्रकार से अवशोषित होगा। जैसे उदाहरण के तौर से माउथ से लिया गया तो माउथ से ही आपका पाचन क्रिया चालू हो जाएगी, लार ग्रंथि से, मैं उस समय पढ़ाऊंगा। फिर आपके यहाँ फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक या फिर यहाँ पेट को आप लोग क्या कहते हो, अमाशय, अमाशय में जाएगा। अमाशय में किस तरीके से वहां पे मैं एसिड के बारे में बताऊंगा जो उसको पाचन क्रिया में मदद करेगा। फिर यहाँ पे आंतों में जाएंगे, बड़े हाथ छोटे हाथ की बात करेंगे। और एट लास्ट बेटा फिर एक्सक्रीटरी जो है वो बाहर भाग जो है आउट हो जाता है, जो हमारे काम करनी है। तो ये है भोजन की प्रक्रिया, कैसे पाचन क्रिया है जो हमें पढ़ना है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि जो कुछ भी आप खाओगे तो ग्लूकोज जैसे आपने लिया मीठा वो टूटेगा बेटा, शर्करा जो होती है फिर आपको एनर्जी देता है, C6H12 O6, वो सारा अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते बेटा, और क्या अध्ययन करना है। अब देखो श्वसन तंत्र से भी ऊर्जा कैसे, भाई आप श्वसन तंत्र की जब कभी भी बात करोगे तो आप अपने आप को इस तरीके से देखिए, नासा द्वार, नाक से मैं यहाँ पे अध्ययन करवाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास एक फूड पाइप होता है, याद करिए, और एक विंड पाइप होता है। तो विंड पाइप का जरिए होगा, क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन इनटेक करोगे। जब आप ऑक्सीजन इनटेक करोगे तो आपके इस फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाएगा बेटा तो यहाँ पे ऐसी कुपिकाएं होती, छोटी छोटी बॉल होगी, जहां से आपका ऑक्सीजन वो ग्रहण करेगा। कौन? ब्लड। ब्लड, और वो ब्लड कहां ले जाएगा? हार्ट में। और फिर वहां से आएगा एक ऐसा पार्ट ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ये अवशोषित करेगा, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। ये श्वसन प्रणाली है, इसके अंतर्गत ऊर्जा का निर्माण होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे बेटा परिवहन तंत्र। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी पौधों के जड़ में कुछ पोषक तत्वों को डाला ताकि पौधा विकसित हो जाए, और आपने देखा पौधा विकसित हो रहा है तो कैसे हुआ। तो पौधों में जाइलम सेल के बारे में हम बात करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फ्लोएम सेल की हम बात करेंगे, बस इतना सुने रहिए आप, ठीक। वैसे जब हम जंतुओं की बात करेंगे, जंतु मतलब कि बेटा हम मानव शरीर, तो मानव शरीर में परिवहन कैसे होगा। भाई आपने खाया पिया पचाया, आपने मुंह से खाया पिया और पचा दिया, लेकिन आपके हाथ में कैसे जाएगा? मुंह तो है, हाथ में कैसे गया? हाथ में कैसे एनर्जी आ गई? मैं सोच कैसे पा रहा हूं, हाउ आई एम गेटिंग एनर्जी? इट मींस समथिंग इज देयर, कुछ होना चाहिए जो मेरे हाथों तक उसका परिवहन करवाएगा। इट मींस देयर इज अ ब्लड,
तो हम ब्लड का रोल पढ़ेंगे। जब हम ब्लड का रोल पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर आपके पास प्लाज्मा आएगा, रेड ब्लड सेल्स आएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, इत्यादि का मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? एक ओवरऑल व्यू लेते चलो बेटा मेरे साथ बस आप लोग, है ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ देखो ये सारे जब सिलेबस आपको पता रहेगा ना तो आपको ये मालूम रहेगा अरे यार सर पढ़ाया तो इसके बाद मुझे अब इसका अध्ययन करना है। या फिर अगर आपने पूर्व में पढ़ रखा है प्रीलिम्स का तो आपको पता होगा अरे मैंने वहां पढ़ा था तो मैं उसे रिपीट करके जाऊंगा या जाऊंगी ताकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन अच्छा कर पाऊं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, देखो जब हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय के माध्यम से भी आपका परिवहन होता है, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो हृदय है वो आपको मुट्ठी भर का है। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, 4 भागों में विभाजित है, इसकी भी मैं बात करूंगा, और ये किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा ट्रांसपोर्ट करता है। तभी तो हार्ट देखो आपके फेफड़ों तक आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि एक ऐसा ब्लड जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का काम फेफड़ा करता है, मगर पंप तो ये करके पहुंचाएगा हार्ट, तो कैसे करेगा वो हम वहां अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए नेक्स्ट फिर हम अध्ययन करेंगे बेटा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्यों पढ़ेंगे? मींस वी मस्ट हैव टू नो हाउ आवर बॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। हम अपने मस्तिष्क से किस तरीके से अपने बॉडी को कंट्रोल करते थे कि जब आप किसी गर्म चीज को छुओगे ना तो आप बिना सोचे समझे हाथ ऑटोमेटिकली हटा दोगे, विद इन अ सेकेंड हटा देते हो। तो वो कैसे हुआ बेटा, वो हम पढ़ेंगे कि आपने जब किसी चीज को टच किया, जैसे यहाँ पे जब आप टच किए तो आपके इस हाथ से सेंसरी जो है बेटा सेंस होगा आपके मेरुरज्जु, मतलब कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेटा डायरेक्ट कनेक्टेड होता है आपका ब्रेन से। तो ये किस तरीके से एक मैसेज भेजता है, कैसे ये मैसेज भेजता है और किस तरीके से आप त्वरित एक्शन लेते हो, ये हम पढ़ेंगे अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत। क्लियर हो गया ये चीज, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, क्या सर ऐसे ही तंत्रिका तंत्र से संबंधित हमारे पास पौधों में आएगा? हाँ, उसमें भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ पौधों को अगर हम टच करें तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा मुरझा जाता है। छुई आपने पढ़ा है बेटा, छुई एक पौधा होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे बेटा तो कुछ पौधों को लेकर के हार्मोन्स की हम बात करेंगे, कैसे वो वृद्धि करता है, क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और ऐसा ही बेटा जब हम हमारी बॉडी की बात करेंगे तो हमारी बॉडी भी वृद्धि करती है। वृद्धि कब करेगी? तो जब आपका बॉडी में डेवलपमेंट होगा हार्मोन्स का। फॉर एग्जांपल अगर आप खुश रहोगे, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रहा है बेहतर, पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रहे हैं, अभी है मैं बताऊंगा कहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बस सुने रहिए, तो आप बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस करोगे, हार्मोन्स अच्छे आ रहे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा बेटा। इसलिए बोला जाता है, विशेष तौर पे आप देखिएगा जब माताएं गर्भवती होती है तो बोलते हैं आप खुश रहिए। क्यों खुश रहिए? क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आपकी बॉडी में एक अच्छे हार्मोन्स डेवलप होंगे। आपकी बॉडी में अगर अच्छे हार्मोन्स डेवलप होंगे तो प्लेसेंटा मैं बताऊंगा बाद में, बच्चा जो रहता है माता से किस प्रकार से अटैच रहता है, तो उस बच्चे का जो विकास होता है उस माता के अंतर्गत बनने वाले हार्मोन्स से हो रहा है, क्योंकि वो हार्मोन्स उसमें बेटा बहुत कुछ बदलाव ला रहा है। इसलिए बोलते हैं आप खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहोगे तो अच्छे हार्मोन्स आएंगे, अच्छे हार्मोन्स आएंगे तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्मोन्स डेवलपमेंट के अंतर्गत लेकर के, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा अलैंगिक और वर्धी वर्धी प्रजनन तंत्र। अलैंगिक, अलैंगिक मतलब कि जहां पर बेटा नर और मादा की आवश्यकता नहीं होगी और ऑटोमेटिकली चीजें जो है डिवाइड होकर के बन जाती है, उसको मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पौधों में बताया, एक पौधे का कलम लिया गुलाब का, आपने कहीं जमीन में गाड़ दिया और पौधा निकल आया, वो अलैंगिक में आ गया। मगर कोई ऐसे पौधे होते हैं जो केवल बीज से ही पनपते हैं, क्योंकि वो जो फूल होता है उस फूल में नर और मादा दोनों हमें दिखाई देते हैं। वैसे ही बेटा हम किस में जाएंगे? पुरुषों में जाएंगे, यही पौधों का जो मैंने इन शॉर्ट अभी आपको बताया, ठीक है। वैसे ही जब हम पुरुषों में जाएंगे मानव प्रजनन तंत्र हमें दिखाई देगा। मानव प्रजनन तंत्र मतलब कि हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में भी अध्ययन करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे तो कंप्लीट जानकारी लेंगे कि यहाँ जो गर्भाशय की बात हो रही है, इस गर्भाशय में किस प्रकार से जो अंडाशय से अंडा यहाँ पर आएगा और फिर इसका निषेचन होगा। निषेचन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा कब? जब मेल कैंडिडेट के बेटा स्पर्म्स वहां पे जाएंगे और स्पर्म्स जो है यहाँ पे निषेचन फर्टिलाइजेशन होगा, और वो अंडा का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट मतलब कि बेटा शिशु नहीं, शिशु बाद में आता है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनकर के ये वाला पार्ट जो मैं बाद में आपको अध्ययन कराऊंगा वो जाकर के वहां पे स्टिक कर जाता है, तब जाकर के माताएं बहनों के जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो ऑफ हो गए रहते हैं, क्योंकि अब राइट नाउ यू आर इन अ प्रेग्नेंट स्टेज।
और अगर वही स्टिक ना कर जाए, जायगोट ना बने, तो उन्हीं माताओं बहनों को पर मंथ जो है पीरियड्स आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जायगोट बना नहीं है, तो वही जो अंडाशय से जो अंडा बना है वो बाहर की ओर निकलता है। ये सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब आएगा मानव जाति के अंतर्गत, जब हम प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। क्लियर हुआ इतना? ये मैं ओवरऑल सबका व्यू दे रहा हूं, ध्यान से बस सुन लीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए क्या कुछ हमें पढ़ना है। और मन से एक भय हटा लो आप लोग। क्या भय हटा लो? कि मैं तो कॉमर्स वाली हूँ, मैं तो आर्ट्स वाली हूँ, मैं तो मैथ्स वाला हूँ, मैं तो बायोलॉजी पढ़ा नहीं था, यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ आएगा, मैं कैसे करूंगा? अब मुझे बताओ, जब आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है सामान्य तौर पर। और अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं की, शून्य स्तर पर यहाँ पर आए हो, तो भी आपने ये सारी चीजें सुने हो। जब हम बताएंगे पढ़ाएंगे तो आपको सारी बातें इजी याद हो जाएगी। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी जो रहेगी इंग्लिश में, शब्दावली, वो आपको याद करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुवांशिकी का मूल आधार। अनुवांशिकी की जब बात चलेगी, जिसे इंग्लिश में हम हेरिडिटरी बोलेंगे बेटा। हेरिडिटरी मतलब कि आपने देखा होगा, जो एक नए बच्चा जब जन्म लेता है शिशु, या तो माँ की तरह दिख रहा होता है या पिता की तरह दिख रहा होता है, या उसे माता और पिता दोनों के गुण आते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो गुण है बेटा, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा होता है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे अनुवांशिकी के अंतर्गत। जहां पर आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया जाएगा, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं बेटा। वहां पर आपको डीएनए के बारे, ये डीएनए की स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको। डीएनए के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से जो क्वालिटीज है वो ट्रांसफर होती है आपके पेरेंट्स से आप तक, कैसे ट्रांसफर हो रही है, हम उसका अध्ययन करेंगे। क्यों एक बच्चा जो है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने माता पिता के गुण लेकर के आया, कैसे आया है, क्या कुछ कारण है। यहां तक कि हम यह भी जानेंगे कि एक बेबी बॉय होगा या गर्ल बॉय होगा, उसको भी हम बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी जीवन का समन्वय एक जैविक उपक्रम, जिसके अंतर्गत बेटा बहुत सारी चीजें, जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा कि हमें ऊर्जा चाहिए, तो जैसे उदाहरण के तौर पर श्वसन प्रणाली हो गया, और उससे पहले बेटा हम भोजन की भी बात करते हैं, ऊर्जा तंत्र। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा, संतति किस प्रकार से आती है, संतति मतलब कि आगे वाले जन्म लेने वाले बच्चों की मैं बात करूं, तो मैंने बताया कि अब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की हम बात करेंगे, हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो इन सबको ओवरऑल मिलाकर के जीवन का एक समन्वय के अंतर्गत मैंने टॉपिक लिखवा दिया हूँ। क्लियर हुआ? तो ये वो सारे बिंदु है जो हमें अध्ययन करना है बेटा, जहां पर इस प्रकार के वो सभी पार्ट आएंगे, जहां डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, पाचन तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, हृदय होगा, मानव की अगर बात किया जाए। और जब हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट को लेकर के बेटा हमारे पास आ जाएगा कि उसमें कैसे परिवहन होता है, जाइलम सेल क्या है, फ्लोएम सेल क्या है, कौन कौन से उसमें ऊतक है जो उसके पार्ट्स को ऊपर की ओर वृद्धि करवाते हैं, है ना। ये सारे बात को हम पढ़ेंगे, और ये ही है आपका सिलेबस एंड नथिंग एल्स। अब मुझे बताइए, जब आपको यह एक बात मैंने बताया, छोटे छोटे तौर पे बताया, कि आपको ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कठिन है जो शायद हम ना पढ़ पाए? कुछ तो लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा अरे ये सब तो मैं सुना हुआ हूँ, और जब मैं सुना हूं मीन्स आई कैन इजीली डू इट, मैं इसे आसानी से कर लूंगा, लग रहा है आपको। बस दैट इज द थिंग यू मस्ट हैव टू बी कीप इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ कमिंग इन माई क्लास। जब आप मेरी कक्षा में आओ तो इन सभी बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करके आइए कि हाँ, मैं पहले से बहुत कुछ जानती हूँ, अब मुझे उन सबको ब्रशअप करना है यहाँ पे बताए गए पॉइंट के आधार पर, जो सर अपने अनुभव से हमें सिखाएंगे या बताएंगे। ओके तो ये था बेटा हमारा आज का एक इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें कि मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस का बताया, सिर्फ बायोलॉजी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बताया क्योंकि अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स का ऐसे ओवरऑल एक दिन व्यू लूंगा, आधा घंटा 1.5 घंटे की क्लास होती है, फिर 1 घंटे में फिजिक्स करेंगे, फिर वैसे ही केमिस्ट्री करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब एक लास्ट क्वेश्चन रहता है विद्यार्थियों कि सर आप साइंस लगभग कब तक कंप्लीट कर दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर के? तो मिनिमम 1.5 महीना तो ले ही लीजिए भाई। जिस चीज को 9th और 10th को पढ़ने में आपने लगभग 6 महीना ले लिया, 2 साल ले लिया, आप 2 साल बोल लीजिए, एक सब्जेक्ट बोलो तो 5-6 महीना ले ही लेते हैं, तो 6 दूनी 12 महीना तो हो ही जाता है। 9th भी ले लीजिए, 10th भी ले लीजिए। तो मैं आपको वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के साथ डीप एनालिसिस करके बताऊंगा, तो कम से कम 1.5-2 महीना तो लगेगा ही। तो ये आपको कंप्लीट होकर के मिल जाएगा। 2 महीना एटमैक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पहले भी हो जाएगा तो बेटर है, मगर अगर 1.5 महीना बोल करके 2 महीना खींचूंगा तो बच्चे बवाल कर देते हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको सभी चीजें दी जाएगी। इज दिस क्लियर बेटा? अब यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं कक्षा को यहीं ऑफ करूंगा। यहाँ पे फिलहाल आपको अभी कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें जो है मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आप मेरे एप्लीकेशन में, मतलब हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा, वहां पर प्रश्न पत्र 4 है ना, सामान्य अध्ययन हमारा कौन सा आ जाएगा, 2, उसके अंतर्गत कौन सा भाग 1, उस भाग 1 में कौन सा
बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अंतर्गत मैं ये रख दूंगा, क्योंकि जीव विज्ञान से संबंधित है ना ये तो चीजें, उसमें रख दूंगा। तो वहां जाकर के आप अपनी चीजों को दोबारा घर में जाकर के रिपीट कर सकते हो। आज ने क्या पढ़ाए थे, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा, 1.5 घंटे की चीजें रिकॉल हो जाएगी। क्लियर है? और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे इसे ऑफ करूंगा बेटा। कोई डाउट नहीं है तो चलो कक्षा को मैं फिलहाल यहीं समाप्त करता हूं। कल हम इसका अध्ययन करेंगे डिटेल में, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो याद रखेंगे बेटा, कल टॉपिक होगा परिवहन, पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शब्दावली का प्रयोग करूंगा, कारण उसका यह है बेटा क्योंकि इसमें बायोलॉजी में इंग्लिश शब्दावली आएगा ही। ठीक है, तब तक के थैंक यू, विल मीट यू अगेन, थैंक्स अ लॉट।